Hello everyone, welcome to Indeed IS. First of all, a very happy new year to all of you. May God complete all your wishes and all your desire, and you will able to complete all your resolutions which you are going to take this year. So happy new year to all of you, and let's start the discussion of economics part 2, because उससे पहले मैंने part 1 लिया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा और वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड इससे पहले मैंने पॉलिटिकल लेक्चर पूरा जितना भी है पार्ट 1 टू पार्ट 5 में लिया हुआ है, एंड मैंने इंटरनेशनल रिलेशन अक्टूबर 2023 का उसका भी 1 टू पार्ट 5 तक उसमें वो भी लेक्चर लिया हुआ है, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। तो लेट्स सी कौन कौन से आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस। As I have said कि these article I have taken already, so you can go and check, and international relation का भी article I have taken already, and here we are going to discuss from this article, because this article I have taken already in part 1, and I will take these articles, National Turmeric Board, Nobel Prize 2023, and shorts in news, because all these are important, and National Turmeric Board वो अभी बना है इसलिए और ज़्यादा important है, because prelims में ये जो ये बोर्ड से आज अभी तक ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर ये जो टी बोर्ड है उससे क्वेश्चन पूछ लिया था, एंड ये भी आ सकता है न्यूज में, बिकॉज ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड अभी जस्ट बना है, दैट्स व्हाई there is a possibility to come in the prelims examination, and we will see all the shorts in news. So let's start the discussion. लेकिन first of all I want to tell you this video might be long, because we are going to cover all the important articles, because after that we will have to discuss science and technology and environment, which is more important. तो इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देन वी विल सी कि क्या है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी नेशनल टर्मरिक बोर्ड, विच इज ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी बना है, और ये क्यों बना है ताकि ये एस्टेब्लिशमेंट हो सके नेशनल टर्मरिक बोर्ड का, और कहाँ पे, तेलंगाना में। एंड देन हम लोग देखते हैं ये जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये क्रिएट करेगा डिमांड को डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि ये जो न्यू प्रोडक्ट है और वैल्यू एडिशन में इंक्रीमेंट हो, और ये क्रिएट करेगा इंप्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स में, और ये भी इंश्योर करेगा कि इसकी जो क्वालिटी है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो मेजर किया जा सके, और ये जो सप्लाई चेन हो टर्मरिक का वो हैम्पर ना हो। एंड देन ये डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा जितने भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके रिगार्डिंग, एंड देन ये एनकरेज किया जाएगा स्टडीज को क्लिनिकल ट्रायल्स में, रिसर्च में, ताकि ये जो मेडिसिन है या फिर मेडिकल हो गया, हेल्थ हो गया एंड वेलनेस में इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इन्हांसमेंट हो। और देखते हैं कि इस बोर्ड में कौन कौन से मेंबर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चेयरमैन होंगे जो सेलेक्ट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, एंड देन ये जो 4 मेंबर्स होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आयुष एंड फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, और ये बाकी जो मेंबर्स होंगे वो टर्मरिक वैल्यू चेन से लिए जाएंगे और उसी से रिलेटेड होंगे। और ये सारे जो बोर्ड मेंबर हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। एंड लेट्स सी अबाउट द टर्मरिक। तो टर्मरिक का बॉटेनिकल नेम क्या होता है, कुरकुमा लोंगा, और ये इंडिया में इसका नेम है, और ये लार्जेस्ट, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है एंड एक्सपोर्टर है टर्मरिक का पूरे वर्ल्ड में। और इसके फीचर्स हम लोग देखते हैं टर्मरिक का। ये ट्रॉपिकल प्लांट है जो जिंजर फैमिली, जिसको जिंजी बरेसी भी बोला जाता है, ये उस फैमिली से पाया जाता है। एंड देन ये 20 to 35 इसका टेम्परेचर होना चाहिए, 1500 mm, और ये रेनफॉल होना चाहिए वहां पे। और सॉइल कैसा होना चाहिए, रेड, ये लूमी सॉइल, जो दलदल टाइप का सॉइल होता है ना, उस टाइप का। एंड ड्यूरेशन कितना होता है इसका, 9 to 10 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। एंड देन देखते हैं ये जो नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये जो कुरकुमिन
वो क्या करता है, ये कलर देता है और ये एंटीटॉक्सिडेंट होता है और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। तभी इसको हर मेडिसिन में, खाने की चीजों में, सारी चीजों में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है एंड देन ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसमें। इसका कल्टीवेशन कैसा होता है, ये कल्टीवेट किया जाता है 3.24 लाख हेक्टेयर में एंड 11.61 लाख टन से इसका प्रोडक्शन होता है और 75% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन, इतना ज्यादा होता है ये। एंड इसकी वेराइटीज कितनी होती है, 30 वेराइटीज है ऑफ टर्मरिक जो ग्रो किया जाता है इंडिया में, और इसीलिए इसको लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट भी बोलते हैं। और वो कौन कौन सी है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। एंड देन हम लोग देखते हैं बांग्लादेश हो गया, यूएई है, यूएसए है, मलेशिया है। ये मेन एक्सपोर्ट मार्केट है इंडियन टर्मरिक का, और इस ताकि ये जो वैल्यू है वो ये इंक्रीज हो रहा है और वो कहाँ तक पहुंच गया है, $1 बिलियन बाई 2030 तक ये पहुंच जाएगा। एंड लेट्स सी इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है एक सेपरेट बोर्ड बनाने का, उसका मकसद क्या है, नॉट ओनली एडहेयर टू डिकेड लॉन्ग डिमांड of the turmeric farmers in India, but also open the avenues for India to get a strong hold turmeric export in the international market। जो 30 वेराइटीज हैं और ये 75% इसका प्रोडक्शन होता है, तो इसीलिए बहुत जरूरी हो गया था कि इसका एक अलग बोर्ड बनाया जाए और अलग से इसका सर्वे और स्टडी हो, तभी जाके हमें पता लगेगा कि कितना ज्यादा ये पूरे डिकेड में इसका डिमांड कितना है और कितना प्रोडक्शन करना है। और ये जो हम लोग का ये एज वी हैव सीन कि ये $1 बिलियन पहुंच जाएगा 2030 तक, तो इसके लिए इसका सर्वे करना बहुत जरूरी था, इसीलिए ये बोर्ड बनाया गया है। तो ये हमने देख लिया। लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल कि नोबेल प्राइज के बारे में। तो देखते हैं ये जो नोबेल प्राइज मिला है 2023 में, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिया में नोबेल प्राइज किसको किसको मिला है। तो ये देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है, और वो भी किस लिए, वो लिटरेचर में 1913 में। और ये प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल राइटिंग करते थे उनके लिए, और ये जो कंज्यूमरेट और स्किल था इनके पास, और ये ज्यादा क्या लिखते थे, ये पोएटिक जर्नी थी इनकी, तो उसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था। देन आफ्टर ये जो सीवी रमन है, उनको मिला था फिजिक्स में 1913 में, और उनका वर्क क्या था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्कवरी ऑफ रोमन इफेक्ट, तो इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में भी पढ़ते हैं एंड केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। और हरगोविंद खुराना, उनको भी मिला था, किससे, ये जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1968 में। और इन्होंने क्या बताया था, जेनेटिक कोड के बारे में एंड उसका फंक्शन बताया था कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे डीएनए होता है एंड देन आरएनए एंड ये प्रोटीन हो गया। तो ये जो प्रोटीन है, सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए से आरएनए बनता है, एंड देन जब ट्रांसलेशन होता है तो आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने स्टडी की थी। एंड देखते हैं ये जो मदर टेरेसा को क्यों मिला था, इनको पीस के लिए मिला था 1979 में, कि इन्होंने वर्क किया था, ये जो ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था। और ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनको क्यों मिला था, फिजिक्स में 1983 में, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया था फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस और स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन स्टार्स, उसके लिए इन्होंने स्टडी की थी। एंड देन आफ्टर ये जो अमर्त्य सेन है, उनको क्यों मिला था, इकोनॉमिक साइंसेस में 1998, और उनका वर्क क्या था, कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले किया था। अब देखते हैं वेंकट रमन रामानी कृष्णन, तो उनको केमिस्ट्री के लिए मिला था 2009 में, और इनका स्ट्रक्चर और स्टडी किया था इन्होंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो उसके रिगार्डिंग। अब देखते हैं ये जो कैलाश सत्यार्थी हैं, उनको कब मिला था, पीस प्राइज मिला था 2014 में, और इन्होंने स्ट्रगल
जो स्टडी किया था कि स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने स्टडी की थी। एंड रिसेंट जो अभी इंडियन ओरिजिन ये जो अभिजीत बैनर्जी है उनको मिला था, किसमें, इकोनॉमिक साइंसेस में 2019 में, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच किया था एलिविएटिंग ग्लोबल पोवर्टी, एंड 5 ऑफ देम आर इंडियन सिटीजन्स एंड 4 आर इंडियन ओरिजिन। तो ये जो अभिजीत बैनर्जी है वो इंडियन ओरिजिन ही है, क्योंकि इंडिया से ही वो बिलोंग करते हैं, बट वो रहते यूएस में है। एंड ये जो नोबेल प्राइज मिला था ये सिर्फ इनको अकेले नहीं मिला था, इनकी वाइफ भी थी, तो उनकी वाइफ यूएसए से ही है, इसीलिए इनको सिर्फ इंडिया में, और ये जो प्राइज है इकोनॉमिक साइंसेस में इनको और इनकी वाइफ दोनों को मिला था, लेकिन इनकी वाइफ यूएसए की सिटीजन है और ये इंडियन ओरिजिन है। तो ये हमने देख लिया। एंड हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज के बारे में कि नोबेल प्राइज है ना अनाउंस किया गया था ये 2023 में रिसेंटली। अब देखते हैं कि नोबेल प्राइज है क्या, ये कब आया। तो ये इंटरनेशनल अवार्ड है जो एडमिनिस्ट्रेट किया गया है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा, और ये कहाँ पे होता है, स्टॉकहोल्म स्वीडन में। और ये किस पे बेस्ड है कि ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्हीं पे बेस्ड है, और ये कब से स्टार्ट हुआ है, 1895 से। और ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे ये स्वीडिश इन्वेंटर थे और एक एंटरप्रेन्योर थे, तो उन्हीं के लिए और उनके रिगार्ड में ये सारे नोबेल प्राइज दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और वो क्या काम किए थे उन्होंने, वो डायनामाइट और ब्लास्टिंग कैप एंड स्मोकलेस गन पाउडर, इसमें उन्होंने वर्क किया था। और इसकी कैटेगरीज क्या है वो देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूट हुआ और स्टार्ट हुआ 1901 में, और ये जो प्राइज दिया जाता है एनुअली, और ये उन्हीं के नाम से, ये जो अल्फ्रेड नोबेल है उन्हीं के नाम से दिया जाता है। और इसकी कैटेगरीज भी बांटी गई है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, या फिर मेडिसिन हो गया, लिटरेचर एंड पीस। तो ये सारी चीजों में जो अच्छा वर्क करता है तो उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। और ये जो, और इससे क्या होता है कि ये ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिलता है ह्यूमन काइंड को, ताकि वो और ज्यादा अच्छा कर सके। एंड इसकी भी एक कैटेगरी बनाई गई है, ये जो 6 कैटेगरी है जैसे नोबेल प्राइज का इकोनॉमिक साइंसेज में भी, तो वो इंस्टीट्यूट किया गया था 1968 में कि रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन, एंड फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1969 में। अब देखते हैं जो अवार्ड रिसीव करते हैं उनके बारे में कि कौन इसको अवार्ड किसको मिलेगा और कौन उस लायक है कि उसको अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे वो नोबेल डिप्लोमा किया हो, ईच ऑफ विच इज ए यूनिक वर्क ऑफ आर्ट, तो उन्होंने कुछ अलग सा कोई काम अगर करता है आर्ट में, तो फिर उसको ये जो नोबेल डिप्लोमा के रिगार्डिंग उसको अवार्ड मिल सकता है। फिर उसके बाद ये जो नोबेल मेडल दिया जाएगा, फिर कैश प्राइज भी दिया जाएगा, और वो कितना होगा, 10 मिलियन स्वीडिश ये क्रोनोर जो वहां की करेंसी है उसमें। एंड दे हैव टू डिलीवर ए लेक्चर टू रिसीव द मनी, और उनको ये मनी रिसीव करते वक्त एक लेक्चर भी देना होगा। और ये जो हु अवार्ड्स द प्राइज है, कौन देता है, ये जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है साइंस की वो देते हैं। और जैसे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। और ये जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वो कौन देता है, स्वीडिश एकेडमी, स्टॉकहोल्म स्वीडन। और ये नोबेल असेंबली जो मिलता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोल्म स्वीडन। और वो अवार्ड, और ये जो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन उसको भी। और ये नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी भी बनाई गई है जो रेस्पॉन्सिबल है सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट कि किसको मिलना चाहिए अवार्ड, और चॉइस ऑफ द नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट्स कि उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और ये जो प्राइज विनर्स है उनको लॉरिएट्स भी बोलते हैं। और इसका जो है ये जो व्रत है वो विक्टर्स ऑफ कॉन्टेस्ट इन एंशियंट ग्रीस, और यहाँ से लिया गया है। मोर देन वन बट नो मोर देन 3 who can win each prize। तो as we have seen कि अभी मैंने डिस्कस किया कि ये जो इकोनॉमिक्स जो थी, ये इकोनॉमिक साइंसेस में इनको और इनकी वाइफ को मिला था, बट उनका इसलिए यहाँ पे नेम नहीं है क्योंकि वाइफ इनकी यूएसए से ओरिजिन है और ये इंडिया से। लेकिन ये जो मोर देन अगर कोई है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया या फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो सिंगल पर्सन को भी मिल सकता है, और
ये जो एक ही सब्जेक्ट में वो 3 लोगों को भी मिल सकता है। जैसे ये जो टू लास्ट ईयर ये जो ब्लैक होल का स्टडी किया था, तो उसके लिए ये जो फिजिक्स में 3 लोगों को अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। एंड देन ये जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मेडिसिन का, ये किसके अंडर आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा पार्ट है, यूपीएससी का सिलेबस है उसमें। और ये जो नोबेल प्राइज लिटरेचर है या फिर नोबेल पीस प्राइज है, वो कवर किया जाता है किसमें? कल्चर एंड सोशल इश्यूज में। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि इस सिलेबस में आता है ये। एंड देन आर हम लोग देखते हैं ये जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स में, जो वेमेन इन लेबर फोर्स है उसके रिगार्डिंग दिया गया है इस बार। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो स्वेरिजेस और रिश बैंक प्राइज है, सॉरी इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंशिएट राइट, तो उसके लिए तो इकोनॉमिक साइंसेज है इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। और अवार्ड किया गया है किसको? ये जो क्लौदिया ये गोल्डीन है उनको। और उन्होंने क्या बताया है और किस लिए उनको मिला है? एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेमेन लेबर मार्केट आउटकम, कि वेमेन जो है उनका इकोनॉमिक्स में क्या रोल है और वो कितना अपना योगदान दे रही हैं। तो ये सारी चीजों में इन्होंने स्टडी किया है, दैट्स व्हाई दे हैव अवॉर्डेड इन इकोनॉमिक साइंस। तो देखते हैं इसके बारे में और डिटेल। अब ये न्यूज में क्यों है? ये जो जितने भी 5 सेंचुरीज में जो स्टडी हुई है, तो उससे पता लगा है कि ये जो प्रोपोर्शन है वेमेन का, वो पेड वर्क का, वो ट्रिपल हुआ है मेनी हाई इनकम कंट्रीज में। लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट सोसाइटल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि लेबर मार्केट में, जैसे मॉडर्न टाइम्स में जितने भी सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंसेस है वो भी बने हुए हैं। जैसे ये जो पेड लीव है और जैसे इक्वल पे, ये एक मेजर वो है कि दोनों अगर मेन और वेमेन सेम ही काम कर रहे हैं, बट स्टिल जो मेन का जो होता है उनको ज्यादा पैसा दिया जाता है और वेमेन को उसी काम के लिए कम दिया जाता है। तो ये एक मेजर चंक है जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, और इसीलिए ये जो इकोनॉमी है वो डाउनग्रेड जा रहा है। तो इस चीज का इन्होंने स्टडी किया है। ये जो क्लौदिया गोल्डस्टीन है, उन्होंने रिसर्च किया था कि ये जो न्यू एंड ऑफन सरप्राइजिंग इंसाइट, और ये बताया कि जो चीज तो हमें दिखती है वो तो ठीक है, वो न्यूज में आते रहता है, वो हम पढ़ते रहते हैं या हमें पता लगता है, लेकिन जो हम चीजें हम नहीं देख पाते जो कोर एरिया का है, तो उसी का इन्होंने, ये जो क्लौदिया गोल्डस्टीन है, उन्होंने रिसर्च किया, वो सारी चीजें निकल के आई हैं। और ये बहुत सरप्राइजिंग है कि वेमेन्स का जो हिस्टोरिकल और ये जो अभी का जो टाइम है कंटेम्पररी रोल, वो लेबर मार्केट में वो ज्यादा इन्हांस नहीं हुआ है। अभी देखते हैं कि वेमेन का ये जो स्टेटस ऑफ जेंडर डिफरेंस है, तो कैसे हम लोग देख रहे हैं। ये जो ग्लोबल स्टेटस है, तो वो 50% ऑफ वेमेन जो है आर इन पेड एम्प्लॉयमेंट, तो वो तो पेड है। वाइल द इक्विवेलेंट फिगर ऑफ मेन जो 80% है, मतलब सेम ही काम करती हैं, लेकिन वेमेन को क्या है कि वो 50% ही पे किया जाता है, लेकिन मेन को 80% है वो पेड है। अब देखते हैं ये जो साउथ एशिया में ओनली अराउंड 25% ऑफ वेमेन पार्टिसिपेट इन लेबर मार्केट, और वहां पे 25% ही है ना वो लेबर मार्केट में इन्वॉल्व है जो वेमेन है। और देखते हैं कि इंडिया में वेमेन का क्या स्टेटस है। तो उनका जो लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फीमेल का, वो 24% है, और मेल का जो है 73.6% है। और किसके कंपेयर में हम लोग देख रहे हैं? 2022। और ये वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है, तो ये हम लोग देखते हैं ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद लेबर फोर्स इनकम एंड लो जॉब सिक्योरिटी। अब ये जो बोला जा रहा है कि इतना ही वेमेन का जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका जो लोअर इनकम है, लेबर इनकम, एक तो वो कम पैसा दिया जाता है, दूसरा इनकी जॉब सिक्योरिटी भी बहुत कम है कि इनको निकाल दिया गया बिना वजह से, या फिर हायर एंड फायर वाली बात है। एंड वेमेन जो है 77.3% अमॉन्ग मेन, 72.9% इन इंडिया और 2021 में। तो ये आंकड़ा था 2021 का, लेकिन 2022 में वीक है। अब ये यू शेप्ड रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो देखते हैं कैसे। ये जो यू शेप्ड रिलेशनशिप है किसके बीच में हम लोग देख रहे हैं, जैसे जीडीपी पर कैपिटा, और उसके बाद ये जो फीमेल लेबर फोर्स है पार्टिसिपेशन,
कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है, ये यू क्यों दिख रहा है ऐसे कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ का ये एक कंपैरिजन बना है। अब देखते हैं ये जो वेमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो हाई है इन द पुअरेस्ट कंट्रीज है कि जो भी गरीब कंट्रीज है वहां पे तो वो ज्यादा काम कर रही हैं, लेकिन हायर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर की कहाँ पे ज्यादा वो लोग काम कर रही हैं, जैसे एग्रीकल्चर में उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। फिर लोअर फॉर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड देन राइजेस अमोंग हाई इनकम कंट्रीज है। तो ये जो है सबसे गरीब वाले में ज्यादा है, और जो मीडियम जो कंट्रीज है वहां पे वेमेन का ये जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो कम है। और फिर जो हायर कंट्रीज है, जो हायर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे वेमेन ज्यादा काम कर रही हैं, और इसीलिए ये एक अर्निंग गैप भी आ गया है कि वेमेन जो है वर्क तो करती है लेकिन उनको जो कम पैसा मिलता है, और इसीलिए एक जेंडर गैप भी हो गया है कि मोस्ट स्क्वीट अमोंगस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। क्योंकि ये जो जितने भी मेन हैं वो तो पेड होते हैं तो उनको ज्यादा पैसा मिलता ही है, लेकिन वो जो मेन होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं कि खुद का भी एक स्टार्टअप करते हैं, राशन पानी का काम करते हैं। लेकिन वेमेन है वो कहीं ना कहीं जाके ही काम करती हैं या फिर खुद का स्टार्टअप कम करती हैं, तो इसीलिए उनका एक अर्निंग गैप भी बन चुका है। और इंडिया में देखते हैं क्या सिनेरियो है, ये जो अर्निंग गैप है वो रिड्यूस्ड ही हो रहा है। वेमेन अर्न 76% ऑफ व्हाट मेन डिड इन 2017। अगर देखा जाए अभी का अगर बात करते हैं तो अब जाके जो वेमेन है वो 76% ये कमाने लगी है, लेकिन ये मेन के साथ ये 2017 में ही वो कमा रहे थे। मतलब ये जो 7 साल का जो गैप है कंपेयर टू 70% इन 2004, और ये जो गैप है वो अभी तक कांस्टेंट चला आ रहा है 2021 और 2022, तो अभी तक ये गैप बना ही हुआ है। अब देखते हैं ये जो अपॉर्चुनिटीज है कि वेमेन को मिली है या नहीं मिली है। तो वेमेन आर लेस लाइकली टू वर्क इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में उनको कम ही काम दिया जाता है। मतलब वेमेन ज्यादा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वाली काम करती हैं, जैसे मेड का काम कर लिया उन्होंने, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर का काम कर लिया, या फिर ये जो ये 2-3 मंथ का होता है, प्लांटिंग हो गया, सोरोविंग हो गया, बोइंग हो गया, तो ये सारी चीजों में वो काम करती हैं। तो वो काम तो कर रही हैं लेकिन मेजरली वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रही हैं, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का काम कर रही हैं। हैव फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस एक्सपांशन और कैरियर प्रोग्रेशन, और उनको फॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट है उनमें उनको ज्यादा काम भी नहीं दिया जाता है, ऑल बिकॉज कि उनके साथ कि वो मैरिड होंगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगी, या फिर जो है प्रेग्नेंट होंगी तो पेड लीव का चक्कर रहता है। तो ये सारी सिनेरियो की वजह से उनको ये जो जितने भी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उनमें उनको ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है। और उसके बाद ये जो सोशल स्टिग्मा भी है कि जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो ट्रांसफर हो जाएगी, फिर वो वर्क कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं, फैमिली अलाउ करेंगे या नहीं, या फिर जो उनके ससुराल वाले हैं वो अलाउ करेंगे या नहीं। तो ये सारी चीजों से भी उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में। एंड देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, ये जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि यू शेप्ड कर्व्ड है, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये कंक्लूड किया गया है, और ये जो क्लियर पॉजिटिव एसोसिएशन है इकोनॉमिक ग्रोथ का एंड नंबर ऑफ वेमेन इन पेड एम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो है ये दोनों जो बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमिक वेमेन के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी, और ये जो नंबर ऑफ वेमेन है इन पेड एम्प्लॉयमेंट में तो उसमें भी। तो उसमें इन्होंने जो गोल्डन्स का यू कर्व जो इन्होंने बताया है वो कैसे इन्होंने स्टडी किया है कि नो हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट एसोसिएशन बिटवीन वेमेन्स पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो इनका कोई रोल ही नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ में, और इनका जो वेमेन का पार्टिसिपेशन रेट है वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। जैसे इन्होंने डिफाइन किया है इस यू ग्रोथ को, एज यू कैन सी। तो ये जो इनका इनका जो यू ग्रोथ है, तो यू ग्रोथ कैसे है, तो ये हम लोग देखते हैं जैसे इवोल्यूशन हुआ है वर्क फोर्स में। तो स्टार्टिंग में तो मैरिड वुमेन ही काम करती हैं, जो अनमैरिड है जितने भी लोअर क्लास है या फिर मिडिल मिडिल इनकम जो क्लास है, तो वो अनमैरिड को तो काम करने की आज़ादी देते नहीं है। लेकिन वेमेन, अगर जो मैरिड वेमेन है वो अगर काम करती हैं, तो फर्स्ट उन्होंने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर से,
और मोस्टली है ना एग्रीकल्चर में ही वो लोग वर्क करती हैं। फिर उसके बाद इनका इवोल्यूशन हुआ इंडस्ट्री में कि ये इंडस्ट्री में काम करने लगी। देन आफ्टर जैसे जैसे उनको स्टडी मिला और फिर एक्सपोजर मिला, तो फिर वो ये जो सोसाइटल सर्विस हो गई उसमें काम किया इन्होंने। जैसे आंगनवाड़ी, ये सर्विस सोसाइटी किसको बोलते हैं, जैसे आंगनवाड़ी हो गया, तो ये उसमें फिर एनजीओ हो गया। फिर ये इतने जो है ये जो वेमेन की जितने भी वो होती हैं कमीशन होती हैं उसमें, फिर उसके बाद ये कॉर्पोरेट में आ गई। तो ये इस तरह से ये जो है ना यू ग्रोथ हुआ है। अब देखते हैं आगे हम लोग कि ये जो सोशल नॉर्म्स है, तो जैसे ये कस्टम, ये माना जा रहा है कि ये जो मैरिज, ये जो बार है कि अगर शादी हो गई तो ट्रांसफर हो जाएगा या फिर काम कर पाएगी या नहीं, या फिर ये जो प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, तो ये सारी चीजों की वजह से ये तो एक स्टिग्मा है, उसकी वजह से काम नहीं मिलता है। तो ये प्रिवेंट किए जाते हैं मैरिड वेमेन फ्रॉम कंटिन्यूइंग देयर एम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट इंक्रीज डिमांड फॉर लेबर। कि अगर इतनी डिमांड है, इतनी लोगों की ज़रूरत है कि काम करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर ये जो मैरिड वेमेन है अगर काम करने आती है तो उनको अलाउ नहीं करते हैं। ऑल बिकॉज ऑफ विच वी हैव सीन और वी हैव डिस्कस्ड कि हाँ, उनका स्टिग्मा रहता है कि मैरिड है तो उनके घर पे भी 10 काम होगा, वो एफिशिएंटली काम कर पाएगी या नहीं, एंड सो ऑन। बहुत सारे रीज़न हैं। तो women often left the workforce for an extended period after marriage। तो उनका ये भी रहता है कंपनीज का कि जैसे ही शादी होगी तो वो फिर ये काम छोड़ देगी, तो इसीलिए वो हायर ही नहीं करते। और फिर उसका जो एजुकेशन चॉइसेस है या डिटरमाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज है और हैव एट लेटर स्टेज इन लाइफ। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कि वेमेन उतनी, ये जो इनोवेशन हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, रिजल्टेड इन वेमेन डिलाइंग मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ। तो ये सारी चीज़ों से भी फिर इंक्रीज दियर एजुकेशन और कैरियर प्रोस्पेक्ट, ताकि ये जो इन्हांसमेंट हो उनके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। और ये डिड नॉट मीन दैट अर्निंग गैप बिटवीन वेमेन एंड मेल कंप्लीटली डिसअपियर्ड। तो ये बोला जा रहा है कि अगर उनको एजुकेट भी कर दिया जाए या फिर ये जितने भी कैरियर प्रोस्पेक्ट है उसमें भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मेन और वेमेन का जो ये जो गैप बन गया है वो कंप्लीटली ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा और ये चलता रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। और वो कब से कंपेयर किया है इन्होंने, 1970 से, कि 1970 से ये चला तो आ रहा है लेकिन ये धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है। अब देखते हैं ये जो मंथली पे सिस्टम है वो डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग एजुकेशन इन वेमेन और डबलिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ वेमेन वर्किंग पर डे, तो इसका जो अर्निंग गैप है वो अभी तक वैसा ही है जैसे 1930 में था और 1980 में था। तो ये जो मंथली पे सिस्टम है उसमें जो है कोई भी ग्रोथ नहीं देखा गया है, और इसीलिए ये जो पार्शियली जो उनके साथ पार्शियलिटी होती है, तो अबंडनिंग ऑफ पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट और पेड इन रिलेशन दियर प्रोडक्टिविटी एंड अडॉप्शन। तो ये सारी चीजों में सुधार करने की जरूरत है। अब देखते हैं ये जो पेरेंटहुड है, वेमेन टेकिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन का भी और उनके चाइल्ड केयर का भी, तो इसलिए उनके कैरियर में बहुत ज्यादा ये जो डिफिकल्टी आती है कि उनको ये ऑफिस भी देखना है और हाउस होल्ड भी देखना है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो फीमेल है वो डुअल जॉब करती हैं, कि घर का भी और ये जो बाहर का भी। तो ये जो डुअल जॉब है ये उन्हीं के लिए ये टर्म निकला है। तो लेट्स सी कि ये वे फॉरवर्ड क्या है, रिड्यूसिंग जेंडर डिफरेंसेस इन वर्क फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी असेसमेंट है कि उसको कैसे असेस किया जाए, और उसके लिए पॉलिसी मेकर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे और ये सारी चीजें देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है वो कैसे फिक्स किया जाए और कैसे अंडरस्टैंड किया जाए जिसकी वजह से ये रिड्यूस होगा। फिर उसके बाद ये कलेक्टिव एक्शन लिया जाएगा कि कलेक्टिव है एंड कोऑर्डिनेटेड, एंड ये जो एक्शन है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लीडर्स वो लेंगे, ताकि ये जो इंस्ट्रूमेंटल ये इफेक्ट पड़े एंड एक्सेलरेट हो ये प्रोग्रेस टुवर्ड्स जेंडर पैरिटी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
एंड इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये जो वेमेन जो इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए उनको, इंफॉर्मेशन का, एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, ताकि ये जो लार्ज जो डिविडेंड है, और इन टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी, तो वो जो ये जो डिविडेंड है, जेंडर पैरिटी, वो इंक्रीज हो। और वो कब होगा? जब ये इंफॉर्मेशन मिलेगा उनको, स्किल मिलेगा, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजों में इंक्रीमेंट आएगा, वो तब। एंड ये जो पॉइंट है ये असेसमेंट का, फिर उसके बाद ये कलेक्टिव एक्शन का, इन्वेस्टमेंट का, तो ये सारी चीजें जब वेमेन से के रिगार्डिंग जब मेंस में क्वेश्चन आता है या फिर एसए में क्वेश्चन आता है, तो आप ये पॉइंट है ना कोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो ये ब्राजील है, उसने इंट्रोड्यूस किया है इमरजेंसी एड कैश ट्रांसफर प्रोग्राम। और ये कब वो स्टार्ट किया था उसने? पेंडेमिक के टाइम, जो प्रोवाइड करता है डबल बेनिफिट ऑफ वेमेन लेड हाउस होल्ड्स, और वो डिक्रीज करेगा ये जो पॉवर्टी रेट है उसमें। तो ब्राजील ने ये इनिशिएटिव लिया था। अब ये देखते हैं कौन जेनाइलल इन्वायरमेंट है। तो ये इसमें क्या है? ये रिफॉर्म करता है टैक्सेशन में, पब्लिक स्पेंडिंग में, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड रेगुलेशन में, ताकि ये जो लेबर मार्केट का जो वो लेबर मार्केट से जो प्रॉब्लम हो रही है, तो वो रिमूव किया जाए। और कहाँ से? इंस्टीट्यूशनल बैरियर कम होगा फिर उसके कारण। और ये जो नॉर्वे है, उसने एक्सपांड किया था यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, ताकि वो जो लाइवलीहुड है मदर्स के एम्प्लॉयमेंट में, वो इंक्रीज हो सके। कितना? 32% पॉइंट। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है नॉर्वे के थ्रू। अब देखते हैं ये जो टैकलिंग बायसेस है एंड सोशल नॉर्म्स है, तो उसको कैसे घटाया जाए। तो उसके लिए ये जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो कम करना होगा सोशल इंस्टीट्यूशन में। और ये कॉस्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी का, तभी जाके ये जो 6 ट्रिलियन हो पाएगा ओईसीडी के थ्रू। बिकॉज इंडिया ऐसा बोलता है कि 2025 तक ये 5 ट्रिलियन में आ जाना चाहता है, लेकिन ये $5 ट्रिलियन ये तभी हो पाएगा जब वेमेन का जो है ना वर्क फोर्स बढ़ेगा, और ये इनका जो पार्टिसिपेशन रेट है वर्क फोर्स में वो बढ़ेगा, तभी इंडिया तेजी से ग्रो कर पाएगा। एंड अगर वेमेन का पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ, तो मे बी इंडिया जो है 2025 में ये मोर देन 5 ट्रिलियन भी हो सकता है। एंड देखते हैं ये जो असेसमेंट होगा माइक्रो फाइनेंस में, तो इसमें जो इंटरनेशनल ग्रोथ है, वो जो प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया में, जो फाउंड करता है ग्रेटर एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस लोन, कि वो वेमेन को देंगे, ताकि वेमेन है ना ये अपना जॉब इंक्रीमेंट कर सके, और इनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज होगा। और वो क्या इफेक्ट डालेगा? उससे क्या होगा कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा बढ़ेगा, ना कि ये जो सैलरीड जॉब है। क्योंकि एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि सैलरीड जॉब में क्या होता है, उनको अनइक्वल पे किया जाता है, और ये जो हायर एंड फायर वाली सिचुएशन है, तो जब वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होगी, सेल्फ का कुछ काम स्टार्ट करेंगी, फिर स्टार्टअप करेंगी, तो वो खुद को ओन कर सकेंगी, और वहां की वो ऑनर होंगी, और ताकि है ना और ज्यादा ये जो जीडीपी में भी इन्हांसमेंट होगा, और वो स्किलफुल भी होंगी। तो ये सारी चीजें हैं, और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप मेंस में, एसए में, ये सारी चीजों में भी आंसर लिख सकते हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ये न्यूज एंड शॉर्ट्स। तो जो भी ये जो शॉर्ट शॉर्ट न्यूज है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो डिस्कस करते हैं। जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये 2022 और 23 का है। तो देखते हैं ये लॉन्च कब हुआ। तो ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, वो लॉन्च किया है 2017 का डाटा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एस्टिमेट करना, और एम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है वो देखना, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर कितना है वो देखना। तो ये सारी चीजों पे ये स्टडी करता है, और ये एनुअली। और ये जो है, ये जो शॉर्ट टाइम इंटरवल मिलता है कब? ये जो 3 मंथ का, फॉर द अर्बन एरियाज ओनली। एंड ये जो करंट वीकली स्टेटस देखा जाता है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और ये जो यूजुअल स्टेटस है और सीडब्ल्यूएस जो करंट वीकली स्टेटस है, ये दोनों का देखा जाता है, रूरल का भी और अर्बन का भी। और ये एनुअली है, मतलब हर साल। एंड देन हम लोग देखते हैं इसका की इंडिकेटर्स क्या है। ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रेट का, तो वो देखते हैं कि कितने पर्सन जो है इन्वॉल्व है वो लेबर फोर्स में। और लेबर फोर्स जैसे ये वर्क, और ये जो सीख करते हैं अवेलेबल है वर्क के लिए, कि कितने लोग अवेलेबल है। और वो देखते हैं कि ये जो वर्कर का जो पॉपुलेशन रेशियो है, और जो परसेंटेज है कि वो कितनी एम्प्लॉयड है पॉपुलेशन, वो देखते हैं। कि एक तो ये
ये पॉपुलेशन देखा जाएगा, एंड और वो उतने पॉपुलेशन में से कितने वो एम्प्लॉयड हैं वो देखा जाएगा। तो ये ऐसे इसका रेशियो निकालते हैं। फिर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कैसे निकालते हैं, ये जो पर्सन्स जो अनएम्प्लॉयड है और ये जो पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है अमॉन्ग पर्सन इन लेबर फोर्स, की जितने जो लेबर फोर्स में इन्वॉल्व हैं और कितने उनमें एम्प्लॉयड हैं, तो ये इनका एक्टिविटी देखी जाती है। और ये कैसे देखते हैं, एक्टिविटी स्टेटस क्या है जो डिटरमाइन किया जाता है, एक्टिविटी परस्यूड जो कर रहे हैं, जैसे पर्सन्स ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड और ये प्रोसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे। तो ये इसका कुछ डेट बनाया गया है कि यहाँ से यहाँ टाइम तक कि कैसे ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी एक्टिविटी क्या है और कैसे ये काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सर्वे किया जाता है। अब ये देखते हैं ये इनका यूजुअल स्टेटस क्या है, जो रेफरेंस करते हैं ये 365 डे। तो ये जो रेफरेंस पीरियड है कि वो लोग सर्वे करते हैं कि इन्होंने ये जो 365 डेज तक क्या किया है, उसी के रिगार्डिंग ये लोग यूजुअल स्टेटस निकालते हैं। और ये जो करंट वीकली स्टेटस है वो 7 डेज के पीरियड पे निकाला जाता है। एंड हेयर आर द की चार्ट्स कि इंडिकेटर हो गए 17-18 से कंपेयर किया, एंड देन ये जो 2022 से 23 का, और उसी के ये जो कंपैरिजन के बेस पे ही ये ट्रेंड देख रहे हैं कि कैसे ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है अर्बन का, रूरल का, अर्बन का और मेल और फीमेल उनका कंपैरिजन देख रहे हैं और कैसे वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ये देख रहे हैं। अब ये जो है वीकली पार्टिसिपेशन रेट और फिर उसके बाद ये जो ये सारी चीजें, तो ये आप देख लीजिएगा। एंड देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल, ये जो बॉन्ड यील्ड, और ये बॉन्ड यील्ड जो है, तो जितने भी बॉन्ड्स है जितने भी टाइप के वो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है ना प्रीलिम्स में बॉन्ड से रिलेटेड पूछ रहा है, एंड लास्ट ईयर 2023 में भी बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन करने का फॉर सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी जब गवर्नमेंट बेचती है तो जितना भी मार्केट में जो पैसा है वो इनके पास आता है, और इससे क्या होगा कि स्पाइक इन बॉन्ड यील्ड टू दियर हाईएस्ट लेवल, और उसके बाद क्या होगा कि इनके पास पैसा आएगा और मार्केट में जो गवर्नमेंट है ना की जो सिक्योरिटी है वो फैलेगी, तो ये जो बॉन्ड यील्ड होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और आरबीआई ने यूज किया है ओएमओ को, और ये एडजस्ट करेगा रूपी और लिक्विडिटी कंडीशन। तो ये जब मार्केट में मार्केट से पैसा कम हो जाएगा और उनके पास सिक्योरिटीज आ जाएगी, तो जो सिक्योरिटीज है उनका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है कि ये जो आरबीआई उस हिसाब से ये जो पैसे की है ना वो एडजस्टमेंट लगा सकती है। और ये जो बॉन्ड है वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, जैसे इन्वेस्टर लोन्स हो गए और वो मनी एंड एंटिटी, और जो पार्शियली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट जो इसका यूज करती है कि ये कैसे बोरो करना है फंड्स को और डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में, कि अगर कोई किसी को अगर पैसा नहीं देना है तो आप उसको उतने पैसे का आप बॉन्ड दे दीजिए, तो वो जो बॉन्ड है वो पैसे की तरह ही एक्ट करेगा। और इसका जो है इसमें एक क्राइटेरिया होता है कि ये जो बॉन्ड का जो टेन्योर है या फिर वो फिक्स किया जाता है, ये वेरिएबल है या फिक्स इंटरेस्ट रेट, तो उसका एक रेट भी बनाया जाता है। और ये जो बॉन्ड है वो यूज किया जाता है कंपनीज के द्वारा, म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा, स्टेट्स एंड सोवरेन गवर्नमेंट, कि वो रेज कर सके मनी को फाइनेंस में और ये वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज में। अब देखते हैं जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है वो क्या करती हैं, ट्रेडेबल होती है और ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होती हैं जो इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है वो इसीलिए रखा जाता है कि अगर पैसे की जरूरत ज्यादा हो गई तो वो कैसे इस सिक्योरिटी को रन कर सकते हैं मार्केट में, और कैसे ये जो स्टेट गवर्नमेंट हो गए या सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसे का फुलफिलमेंट कर सके। और ये जो फुलफिलमेंट होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म जो है उसको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं,
और इसका जो ओरिजिनल मैच्योरिटी है वो लेस देन 1 ईयर होता है, और जो लॉन्ग टर्म है वो जो गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं, जिसका मोर देन 1 ईयर उसकी टेन्योर होती है मैच्योरिटी पीरियड की। अब देखते हैं ये जो बॉन्ड यील्ड है वो रिटर्न एंड इन्वेस्टेड एक्सपेक्ट टू रिसीव ईच ईयर्स ओवर इट्स टर्म एट मैच्योरिटी, कि जब ये जो बॉन्ड यील्ड लेते हैं तो जैसे ही उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो फिर वो पैसा वापस मिलेगा ये बॉन्ड दे करके। तो उससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या बॉन्ड यील्ड है तो वो एक समरी ऑफ ओवरऑल रिटर्न ये देखते हैं कि कितना हमने कमाया, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, तो ये सारी चीजें। और रिमेनिंग इंटरेस्ट पेमेंट और ये जो प्रिंसिपल दे विल रिसीव रिलेट टू द प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड किसी को मिल जाता है कि अगर हाँ किसी ने है ना बॉन्ड ले लिया और प्राइस और उसको दे दिया, और फिर उसके बाद ये एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है। और जब तक ये अगर हम बॉन्ड किसी को बेचते हैं तो बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, या कोई जैसे वो इंटरेस्ट आ रहा है उसे और प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही, तो फिर जब इसकी मैच्योरिटी पीरियड हो जाती है तो फिर वो देखते हैं कि कितना इसका प्रिंसिपल अमाउंट मिला, कितना हमने इंटरेस्ट में कमाया। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है, और ये स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज्यादा किया जाता है। और ये जो यील्ड है वो कॉमनली रेफर्ड किया जाता है इंटरेस्ट रेट से और कॉस्ट ऑफ बोरोविंग से, कि इशूअर जितने भी है जो इशू करता है वो देखते हैं कि हमने ये जो बॉन्ड इशू किया है तो उसका हमें कॉस्ट कितना पड़ा और हमने कितना कमाया, और ये मार्केट रेट के लेवल से इसका जो जैसे अगर किसी का बॉन्ड का इंक्रीज हो रहा है तो उसी से इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता है, कि जितना इसका बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जितना मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से इसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। और इफ ये जो इंटरेस्ट रेट है ऑफ मार्केट यील्ड डिक्लाइन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड राइजेस। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो बॉन्ड यील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड प्राइस का। अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो इसका यील्ड यील्ड घट जाएगा, अगर इसका यील्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घट जाएगा। मतलब अगर डिमांड ज्यादा होगी, अगर इसका शॉर्टेज होगा तो फिर बॉन्ड की प्राइसेस ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर डिमांड कम होगा तो ये डिमांड कम होगा तो इसके प्राइसेस भी कम हो जाएगी, तो ये यील्ड है ना वो बढ़ जाएगा। तो यही है इसमें। अभी देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं ये सारी चीजें इसमें बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड का दिखाया है कंपैरिजन, कि कैसे यील्ड है ना घट रहा है तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो रहा है, या फिर बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ये बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो ये बॉन्ड प्राइस घट रहा है। तो यही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो अभी आई है। तो यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस निकला है ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे, तो वो रिलीज किया जाता है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में रिलीज किया गया है। अब हम देखते हैं इसकी रिपोर्ट का क्या है, इसकी की फाइंडिंग क्या है और की टर्म क्या है। ये डिस्कस करता है करंट स्टेट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, कि ये जो करंट में इसका देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसीलिए इसके बाद और इसको निकालता कौन है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। अब ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट किया जाता है एंड 2.4% इन 2023 वो प्रोजेक्ट किया गया है। और ये जो इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी है वो एक्सेप्ट ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया स्लोड सिंस 2022। तो ये भी बोला जा रहा है कि अभी जैसे ये आफ्टर द कोरोना ये जो बहुत सारे कंट्रीज हैं वो उसका डिक्लिनेशन हो रहा है, लेकिन ये अभी जो इंडिया है उसी का ग्रोथ हो रहा है, और ये अभी से नहीं 2022 से ही। और उसके बाद वॉरिंग ट्रेंड्स है कि इससे है ना बहुत सारी चीजें सीख लेनी चाहिए। और ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि ये जितने भी पुअर नेशंस है जो इनडेप्टेडनेस है, जो इनके पास जिन्होंने बहुत ज्यादा उधार लिया हुआ है और उनका स्लोअर ग्रोथ हो रहा है, तो ये मेजर रीजन है। और इनएडिक्वेट मल्टीलेटरल रिस्पॉन्स है, तो इसलिए ये दिक्कत वाली बात भी है। अब देखते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक प्रोजेक्शन क्या है। इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फोरकास्ट किया गया है और दिखाया गया है कि 6.6 2023 में एंड 6.2 हो जाएगा परसेंट 2024 में। और इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जो जैसे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, वो कंट्रीब्यूट करेगा डोमेस्टिक ग्रोथ में,
तो ये बढ़ाने में हेल्प करेगा। और ये कंसर्न्स क्या जताया गया है इंडिया के रिगार्डिंग कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.5% हो जाएगा जून 2023 में, और ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। ये जो अनइक्वालिटी है वो बढ़ रहा है। और इसके लिए की रिकमेंडेशन क्या लिया गया है कि जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, वो स्ट्रेंथन करता है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को। किसके साथ? ये जो फोकस करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो उसके लिए और प्राइवेट में और पब्लिक सेक्टर में। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी जाती है। फिर सोशल प्रोजेक्शन देखते हैं कि ये जो इंक्रीज कर रहा है रियल वेजेस को और स्ट्रेंथन कर रहा है कम्प्रीहेंसिव सोशल प्रोजेक्शन को। और ये जो जितने भी एनर्जी ट्रांजिशन एग्रीमेंट है, जैसे कि G20 और WTO, IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये फैसिलिटेट करता है कि एनर्जी ट्रांजिशन हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और रिलायबल एसेस मिले, ताकि ये जो फाइनेंस का जो क्लाइमेट अडेप्टेशन है वो इंक्रीज हो। तो इनका बहुत मेजर रोल है इन सारी चीजों में। और फिर देखते हैं ये जो ट्रेड रेगुलेशन है, तो ये इंटरनेशनली ये सिस्टमैटिक अप्रोच दिखाता है कि ये रेगुलेट करेगा कमोडिटी को एंड फूड ट्रेडिंग नीड्स को, कि कैसे वो डेवलप हो। और ये जो डेप्ट सर्विसिंग है एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, उसमें कैसे रिफॉर्म लाया जाए। तो ये रिफॉर्म की जरूरत है ताकि ये जो रूल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में वो इंक्रीज हो, और तभी जाके ये जो बर्डन बढ़ रहा है और डेप्ट सर्विसिंग का, ये जो उधार सर्विसिंग का, वो जाके कम हो पाएगा। एंड उसके लिए ये जो UNCTAD है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये क्या है? ये इसके बारे में देखते हैं। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब ये एक NGO की तरह काम करता है। और इसका जेनेसिस कब, ओरिजिन कब हुआ है? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1964 में। और उसके बाद ये देखते हैं इसमें मेंबर कितने हैं? 195 मेंबर हैं, और इंडिया भी मेंबर है। एंड देन हम लोग देखते हैं कि ये फोकस किन एरियाज पे करता है। तो ये 4 मेन एरियाज है इसके, जिसपे ये ज्यादा फोकस करता है, जैसे ट्रेड हो गया एंड डेवलपमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्राइज पे, फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे, कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे कर रहा है, लेकिन साथ के साथ ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज पे भी कर रहा है। तो ये जो एरियाज है ये ज्यादा इम्फेसाइज करता है। और इसका काम क्या है? तो ये हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज की तरह, और ये जो पार्टिसिपेट करता है मोर इक्विटेबली एंड इन द ग्लोबल इकोनॉमी, कि कैसे ये इक्विटी बढ़ाया जाए और कैसे इक्वल हो पूरा ये जो ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए हर तरफ। और ये सपोर्ट करता है मेजरली जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ताकि वो लोग यूज करें ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, फाइनेंस को, टेक्नोलॉजी को एज ए व्हीकल टू इंक्रीज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजों में ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और बाकी सारी जो रिपोर्ट निकालता है UNCTAD, वो देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने स्टार मार्क लगाया है। और मैं इसको जूम करके दिखा भी रही हूँ ताकि आप लोग ये देख ले, क्योंकि ये जो जितने भी ये रिपोर्ट निकालने का, वो हर साल प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन पूछता ही है। जैसे लास्ट ईयर भी पूछा था और इस बार भी पूछा था, ये 2023 में, और ये लास्ट ईयर 2022 में भी, कि IMF ने IMF कौन कौन से रिपोर्ट निकालता है, या उसकी बॉडीज कौन सी है, या फिर वर्ल्ड बैंक कौन सा निकालता है, या फिर ये जो OECD कौन सा है, या फिर UNCTAD वो कौन से रिपोर्ट निकालता है। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो गया, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट हो गया। तो ये सारी रिपोर्ट है ना, ये निकालता है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, तो ये जो रिपोर्ट है ये UNCTAD निकालता है। अब हम लोग देखते हैं ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो PCA फ्रेमवर्क, तो ये 2020 में एंड 2021 में के प्रीलिम्स में ये पूछा गया था, कि ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, ये जो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से रिलेटेड। ये जो RBI है वो एक्सटेंड किया है अपना PCA सुपरवाइजरी नॉर्म्स है, और गवर्नमेंट ऑन NBFC
फ्रॉम कब से स्टार्ट होगा ये अक्टूबर 2024 से। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पीसीए का कि इनेबल करे, सुपरवाइजरी इंटरवेंशन करे एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड रिक्वायर्ड सुपरवाइज्ड एंटिटीज से, ताकि वो इनिशिएट करे एंड इम्प्लीमेंट करे रेमेडियल जितने भी मेजर्स इसने लिए हैं वो उस पे ये टाइमली मैनर में एंड रीस्टोर करे उसके फाइनेंशियल हेल्थ को, कि कैसे ये जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बरकरार रहे। और इसका जो करेक्टिव एक्शन है वो क्या है, जैसे डिस्क्रिशनरी एक्शन जो रिलेट करता है गवर्नेंस से, कैपिटल से, प्रॉफिटेबिलिटी से एंड बिजनेस से। तो ये सारी चीजें है ना इंपॉर्टेंट है। और ये रेस्ट्रिक्ट किस पे करता है, रेस्ट्रिक्ट ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट। तो जितने भी, और जैसे कि ये जो इंडिया है, इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा रेमिटेंस गेन करता है कि, और रेमिटेंस क्या होता है, जितने भी फॉरेन कंट्रीज है जो यहाँ के जो ओरिजिन है या फिर जो इंडियन ओरिजिन है या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया में पैसा भेजते हैं, या फिर जो यहाँ के ओरिजिन है वो अदर कंट्री में काम करते हैं, तो वो अपने फैमिली फ्रेंड या फिर बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं और जो इंडिया में पैसा जितने भी आता है तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो ये जो है ना वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट पे, और रेस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांच एक्सपांशन। तो ये सारी चीजों में ये वर्क करता है। एंड देन हम लोग देखते हैं कि ये जो पीसीए का फ्रेमवर्क क्या है। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से इंट्रोड्यूस किया गया है, और कब, दिसंबर 14 2021 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो फ्रेमवर्क है वो कब से स्टार्ट है और कब रिव्यू किया गया था, इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द सेम टू गवर्नमेंट एनबीएफसी एक्सेप्ट दोज इन बेस लेयर। जो बेस लेयर में है उनको तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा या रिव्यू नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसे जितने भी एनबीएफसी है उनको रिव्यू किया जाएगा। और ताकि उसमें, और ये कब से लागू किया जाएगा, ये जो अक्टूबर 1 है 2024 का, तब से। और ये किस पे बेस्ड रहेगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल ऑफ द एनबीएफसी। और ये कब स्टार्ट होगा, ये जो मार्च है ना, ऑडिट कब से स्टार्ट होगा, ये जो मार्च 31 है 2024 वहां से। एंड ये जो हमने बात की कि ये जो कुछ जो है एनपीएफसी का बेस लेयर को छोड़ करके, तो देखते हैं ये बेस लेयर क्या है। बेस लेयर जो है कैटेगराइज किया गया है कि ये जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनपीएफसी है, तो जो डिपॉजिट नहीं लेती हैं, जिनका एसेट साइज है 1000, तो इसीलिए। और अदर 3 लेयर क्या है, ये जो मिडिल लेयर हो गया, अपर लेयर हो गया या टॉप लेयर, तो ये सारी चीजों में। और सम ऑफ द मेजर गवर्नमेंट एनपीएफसी सिंस पीएफसी हो गया, आरईसी, आईआरएफसी और आईएफसीआई। तो ये जो मेजर गवर्नमेंट की ये जो एनपीएफसी है उसको बोल रहे हैं। और ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है उसका फ्रेमवर्क क्या है कि वो इंट्रोड्यूस करता है एनबीएफसी को, ये जो लेंडर है हैव ग्रोन इन साइज एंड बिकम सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट ड्यू टू इंटरकनेक्टेडनेस विद अदर सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये जो सारी चीजें हैं कि इनका साइज ग्रोथ हो रहा है, और फिर उसके बाद ये जो है ना सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होती जा रही है। और ये सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है, जो ये एनबीएफसी बनाया क्यों गया है, ये एनबीएफसी बनाया गया है कि ये जो बैंक के पे जितने सारे बर्डन हो गया है ना, उनको उनके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये सारा काम करता है एनबीएफसी लेकिन सिर्फ डिपॉजिट नहीं करता है। और ये डिपॉजिट है ना उसको भी बांटा गया है कि कितना डिपॉजिट लेगा ये और कितना नहीं लेगा, वो भी बैंक के थ्रू। एंड हम लोग देखते हैं ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको ट्रीटमेंट होता है ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स है एंड लार्ज डिफॉल्टर्स है, और डायरेक्शन किया गया है 2023 से और रिलीज किया गया है। अब देखते हैं सबसे पहले कि ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं कि जो खुद की मर्जी से वो कैपेबल होते हैं अपना लोन चुकाने पे, बट स्टिल वो ये पैसा नहीं देते हैं, तो उन्हीं को विलफुल डिफॉल्टर्स बोलते हैं। और एज यू नो कि देयर आर सो मेनी विलफुल डिफॉल्टर्स, जैसे मेजरली जो नाम आया है वो विजय माल्या हो गए, फिर उसके बाद नीरव मोदी। तो दोज हु आर कैपेबल ऑफ ये कि वो अपना लोन चुका सके, बट स्टिल उन्होंने नहीं चुकाया और वो आउट ऑफ द कंट्री चले गए।
अब देखते हैं इसके बारे में कि विद दिस डायरेक्शंस आरबीआई एग्जेम्प्टेड स्कोप फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, और ये क्लासिफाई करता है जितने भी बोरोवर्स हैं जो लेते हैं पैसा, और ये विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए, ताकि ये जो ब्रॉडेंड डिफिनीशन आ सके कि जो भी विलफुल डिफॉल्टर हैं उनके रिगार्डिंग, और ये रिफाइन कर सके और आइडेंटिफाई कर सके कि कौन है वो विलफुल डिफॉल्टर्स, या एनालाइज कर सके कि अगर बैंक से कोई पैसा लेता है तो वो चुका पाएगा या नहीं। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये एप्लीकेबिलिटी क्या है। ये जितने भी एंटिटीज हैं, जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, या रीजनल रूरल बैंक हो गया, लोकल एरिया बैंक हो गया, एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसको इंक्लूड ये ए आई एफ आई, उसमें कौन कौन से इंक्लूड है, जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ये एग्जिम बैंक हो गया। एग्जिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। और एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, और ये नाफरेड, तो ये सारे जो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? ये विलफुल डिफॉल्टर। तो विलफुल डिफॉल्टर का मैंने पहले ही बताया कि डोंट वांट टू पे बाय विल, कि अपने मर्जी से वो विल पे, अपने विल से, अपने मर्जी से वो ये जो लोन जो उन्होंने लिया है वो पे नहीं करते, तो उनको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। और वो बोरो करते हैं, और एक guarantor who has defaulted without being constrained to do, और ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होता है, जैसे 25 लाख एंड एबव, तो उसको फिर बोलते हैं। और ये लार्ज डिफॉल्टर वन वुज अमाउंट इन डिफॉल्ट 1 करोड़ एंड एबव। और ये रिव्यू कब से कब तक किया जाता है? रिव्यू एंड फाइनलाइजेशन ऑन विलफुल डिफॉल्टर, कि ये जो विद इन 6 मंथ ऑफ एन अकाउंट बीइंग क्लासिफाइड एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो जब ये 6 मंथ तक तो उसको देखते हैं, देन आफ्टर अगर ये बियॉन्ड 6 मंथ का होता है तो फिर इसको क्या करते हैं, ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसमें इसको डाल देते हैं। और देयर वाज नो स्पेसिफिक टाइमलाइन, और पहले जो है वो टाइमलाइन नहीं था, लेकिन अब जो है वो टाइमलाइन दे दिया गया है कि 6 मंथ तक अगर कोई पे नहीं करता है तो उसके बाद उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देंगे। एंड इसका डेफिनेशन भी है। तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा, कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी लाया गया है, तो उसके लिए एक कमिटी बनाई गई है कि जितने भी विलफुल डिफॉल्टर है उसको क्लासिफाई किया जाएगा आफ्टर एग्जामिनिंग एविडेंस फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन कमिटी, और वो आइडेंटिफाई करेंगी एंड देन आफ्टर उसको नोटिस बोर्ड में जारी करेगी कि ये एक विलफुल डिफॉल्टर है, और उसको रिव्यू भी किया जाएगा। तो उसके लिए एक रिव्यू कमिटी भी बनाई गई है जो क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी इस कमिटी को, और फिर उसके बाद ये पता लगाएगी कि ये विलफुल डिफॉल्टर है। और इसके लिए अदर प्रोविजन भी लाया गया है, जैसे नो एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी कैन बी ग्रांटेड टू ए विलफुल डिफॉल्टर। अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर निकल गया है तो उसको फिर बाद में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, एंड इट रिमेन्स इन इफेक्ट फॉर अप टू 1 ईयर, और इसको 1 ईयर तक देखा जाएगा। एंड आफ्टर ये जो रिमूव द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर, और 1 साल तक तो उसको देखेंगे, अगर उसने नहीं चुकाया तो फिर उस पे जितने भी उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पे ऑक्शन लगा के ये लोग जो बैंक है वो अपना प्राइज मनी निकाल लेती है। एंड देन आफ्टर उसको जो लिस्ट है जो उन्होंने बनाया है विलफुल डिफॉल्टर का, तो फिर उससे वो हटा देती हैं। जैसे ये नीरव मोदी हो गए, और ये गारंटर कौन था? पंजाब नेशनल बैंक था, क्योंकि इसने क्या किया था कि जितना भी पैसा लेते गया था ये पंजाब नेशनल बैंक से, और ये जो फॉरेन की बैंक थी उससे, और इसने गारंटर किसको बनाया था? पंजाब नेशनल बैंक से। तो विलफुल डिफॉल्टर तो एक तो वो लोन पे नहीं करते, लेकिन बैंक जो है, जो उसका गारंटर जो बना होता है उसको, अगर अगर कोई जो डिफॉल्टर है अगर उसका अगर पता नहीं लग पा रहा है तो ये क्या करती है बैंक, फिर जो गारंटर रहता है ये उसको पकड़ती है। लेकिन नीरव मोदी का केस इसलिए ज्यादा बड़ा था क्योंकि ये अदर बैंक से तो लेता ही था पैसा, लेकिन साथ में ये जो अदर कंट्री के बैंक से भी पैसा लेता था, और एज ए गारंटर उसने ये पीएनबी बैंक को रखा था। तो इसीलिए पीएनबी ने वो डिफॉल्ट में चली गई थी, और उसने क्या किया कि बाद में इसने सारा चीज का रेस्ट्रिक्शन भी बढ़ा दिया था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं।
ये जो लेंडर है विल बी एबल टू प्रोसीड अगेंस्ट गारंटर इवन विदाउट एग्जॉस्टिंग द रेमेडीज अगेंस्ट और प्रिंसिपल डेप्टर। तो हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, अदरवाइज वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। तो ये जो नेक्स्ट की जो आर्टिकल है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग इसी तरह से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।